ओके, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ओके, तुम वो कह रहे थे कि सिस्टम हैकिंग का जो वो कह रहे थे ना कि कुछ दिखाओ प्रैक्टिकल दूसरा। तो वो कर लेते हैं अभी, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे अब क्या करते हैं अपन कि जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरा सिस्टम जो है उसको टारगेट करते हैं। उसमें देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। अपने लिनक्स सिस्टम पे आया मैं। ठीक है, और अब मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कुछ वल्नरेबिलिटीज वगैरह जो भी पता चलता है सिस्टम की। तो इनमाप, और सबसे पहले तो एक बेसिक स्कैन करके देखते हैं उसका। तो इतने पोर्ट्स वहाँ पे ओपन है। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो हमने क्या किया, एग्रेसिव स्कैन यहाँ पे दिया, मतलब इसमें स्क्रिप्ट स्कैन भी है। दूसरा, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन भी है, और सर्विस वर्जन डिटेक्शन भी है यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी ओपन पोर्ट्स हैं टारगेट सिस्टम पे, उसमें हमारे पास सिर्फ उसकी पोर्ट और सर्विस नहीं बता रहा है, उसका वर्जन भी बता रहा है। जैसे एफटीपी सर्वर है, तो एफटीपी सर्वर कौन सा है,
VSFTPD 2.3.4। फिर जो भी इस तरह से ओपन पोर्ट्स हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है उसके बारे में कि कौन सा सर्विस वर्जन है। ठीक है, जैसे दूसरा यहाँ पे एक FTP सर्वर है, उसका भी उसने वर्जन बताया। MySQL सर्वर चल रहा है, उसका वर्जन बताया कौन सा वर्जन चल रहा है। दूसरा PostgreSQL सर्वर है, उसका सर्विस सर्विस नहीं मतलब उसका वर्जन बताया सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन भी चलो ठीक है, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जो मिलती है, बट अब यहाँ पे क्या है Nmap में। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे पता चले कि इस सिस्टम को मैं कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। मतलब इसमें कुछ कोई वालेबिलिटी मैं ढूंढूं और उस वालेबिलिटी की मदद से सिस्टम हैक हो जाए। तो अब वहाँ पे फिर अपन उसके लिए क्या करते हैं, एक वालेबिलिटी स्कैन करते हैं। स्क्रिप्ट VULN। सर हेलो। हाँ बोलो। सर हम एनिमे पे तो सर विंडो को ऐसे स्कैन कर सकते हैं। विंडोज सिस्टम को? यस सर। हाँ कर सकते हो। तो सर यहाँ पे हम इसका लाइनस का आईपी डालेंगे, आप सर विंडो का आईपी डाल सकते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई विंडोज सिस्टम है जिसको टारगेट करना चाह रहे हो तो विंडोज का भी डाल सकते हो IP उसमें क्या। उसमें Nmap को क्या फर्क पड़ रहा है कि कौन सा सिस्टम, वो तो जो भी सिस्टम है स्कैन करके बता दे।
ओके, तो जो वैलिडिटी स्कैन चलाया था अपन ने, उसका जो है कंप्लीट हो चुका है स्कैन। उसके रिजल्ट्स यहाँ पे स्क्रीन पे उसने दे दिए। तो वैलिडिटी स्कैन के केस में किस तरह से रिजल्ट्स वो दिखाता है, जैसे यहाँ पे एक वैलिडिटी इसको मिल गई, ये पोर्ट 21 पे जो एफटीपी सर्वर था उसके लिए एक वैलिडिटी इसको मिली। तो वैलिडिटी मिली तो क्या किया फिर, उसके बारे में उसने डिस्क्रिप्शन दिया कि ये वनरेबल है, ये सर्विस पोर्ट 21 पे जो है। वनरेबिलिटी का क्या नाम है, वी एस एफ टी पी डी वर्जन 2.3.4 बैकडोर। ठीक है, वनरेबल स्टेट मतलब वनरेबल, वनरेबल है ये सर्विस, एक्सप्लॉइट के कर सकते हैं इसको। और उसने एक्सप्लॉइट करके भी देखा है। अब हर वनरेबिलिटी के लिए ऐसा नहीं करता वो, कुछ डिपेंडिंग ऑन स्क्रिप्ट किस तरह से वहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है। अब ये स्क्रिप्ट ऐसी है कि ये वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके भी देखती है। तो उसने एक्सप्लॉइट करके क्या बताया एक्सप्लॉइट रिजल्ट्स में, शेल कमांड आईडी, मतलब टर्मिनल शेल एक्सेस या टर्मिनल एक्सेस मिल रहा है इस वनरेबिलिटी की वजह से हमारे को टारगेट सिस्टम पे। तो जो शेल एक्सेस मिल रहा है वहाँ पे फिर उसने कमांड रन करके देखा आईडी, तो क्या मिला कि रूट एक्सेस मिल रहा है सिस्टम पे इस वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके। तो ठीक है, अपन भी इसको एक्सप्लॉइट करके देखते हैं। और इसके लिए दोबारा से यहाँ पे अपन टूल यूज करेंगे, एम एस एफ कॉन्सोल मतलब मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट हमने पहले देखा है इसको यूज करके, तो वही यहाँ पे भी अपन यूज करते हैं। ठीक है, मेटास्प्लॉइट खुल गया। अब मेरे को क्या करना है कि मैंने nmap जब यूज़ किया, मैंने स्कैन किया, मेरे को पता चल गया कि वो वल्नरेबिलिटी है, एक्सप्लॉइटेबल है। अब मेरे को उसका जो एक्सप्लॉइट है उसको यूज़ करना है यहाँ पे। तो ठीक है, यूज़ करेंगे। और कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले तो देखो कि जो सर्विस एक्सप्लॉइट करनी है वो कौन सी है। तो वी एस एफ टी पी डी वर्जन कौन सा, 2.3.4। मेटास्प्लॉइट में क्या है कि ये सब कुछ जो है मॉड्यूल के फॉर्म में होता है, अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। जैसे अलग अलग वल्नरेबिलिटी है उसके लिए कोई एक्सप्लॉइट है वो मॉड्यूल के फॉर्म में होगा। अब सारे हमको याद तो रखेंगे नहीं, और सारे एक एक करके देखना भी कोई मतलब नहीं है। पर मेटास्प्लॉइट में एक सर्च की फंक्शनैलिटी है, तो वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपन। तो क्या कमांड डालते हैं, सर्च, और फिर जो भी एक्सप्लॉइट सर्च करना है, तो वो अपन ने क्या देखा था, वी एस एफ टी पी डी। तो वी एस एफ टी पी डी, तो वी एस एफ टी पी डी देखते हैं इसके लिए कितने एक्सप्लॉइट्स हैं। अच्छा, तो इसके लिए मेटास्प्लॉइट के पास एक एक्सप्लॉइट है यहाँ पे, वी एस एफ टी पी डी 2.3.4 बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन। क्या हमें ये वाला एक्सप्लॉइट चाहिए या ये हमारे काम का नहीं है। सर वल्नरेबिलिटी क्या है? जो हमने ये वाली वल्नरेबिलिटी देखी थी यहाँ पे वो 21 पे, इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हाँ सर, हो जाएगा सर। हो जाएगा उससे, ठीक है। यस सर, ट्राई करते हैं सर। ठीक है, ओके, ट्राई करते हैं, हाँ यही है, ट्राई करना चाहिए हमेशा। तो अब इसके लिए मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा, क्या कमांड दूंगा मेटास्प्लॉइट को। एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट नहीं, मेरे को मतलब ठीक है, एक्सप्लॉइट मेरे को ये वाला यूज करना है, ये तो पता चल गया। बट अब वो एक्सप्लॉइट मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना कि ये वाला एक्सप्लॉइट यूज करना है अभी। सर यूज कमांड, यूज सर। हाँ, यूज एक्सप्लॉइट और पूरा ये अपन लिख सकते हैं, या इससे बेटर ऑप्शन एक है, यस सर। यहाँ देखो जो उसने दिया हुआ है,
कि अगर तुमने कुछ सर्च किया है तो सर्च रिजल्ट्स में जो उस रिजल्ट का नंबर है, सिंपली यूज और वो नंबर लिख सकते हो। तो यूज जीरो अगर यहाँ पे लिख दोगे तो उसने ये उठा लिया एक्सप्लॉइट। नो। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं अपन हर सर एक्सप्लॉइट में। वहाँ पे लिखा है नो पेलोड हाँ, वो कंफर्म। बेसिकली हर एक्सप्लॉइट को एक अपना पेलोड भी चाहिए होता है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट उसने एक पेलोड सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो वो हमें उसमें अलग से कुछ नहीं करना। जब ये एक्सप्लॉइट चलाएंगे, रन करेंगे इसको, तो वो पेलोड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर उसके लिए कोई ऑप्शन होते हैं यहाँ पे सेट करने के लिए तो वो हमसे पूछता, बट कुछ है नहीं, सिंपल वो अपने आप कर लेगा उसको। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब ऑप्शन यहाँ पे मेरे को क्या देना है, आर होस्ट और आर पोर्ट। आर होस्ट मतलब टारगेट होस्ट, उसका आईपी या होस्ट नेम अगर तुम्हारे पास है तो सेट आर होस्ट, और जो टारगेट आईपी है वो दे दो। ये इस तरह से सेट हो गया। सेट वैसे ही करते हैं जैसे हमने उसमें देखा था पहले जब मेटास्प्लॉइट यूज किया था, ऑप्शन ऐसे ही सेट होते हैं। और पोर्ट बाय डिफॉल्ट 21 सेट है, क्योंकि क्यों सेट है बाय डिफॉल्ट 21? FTP सर्विस। एफटीपी सर्वर, एफटीपी के लिए बाय डिफॉल्ट 21 ही यूज होता है। अगर कोई और पोर्ट होगा तो उसको तुम फिर यहाँ पे वैल्यू उसकी उस हिसाब से सेट कर दोगे, बट यहाँ पे 21 ही चाहिए हमें, तो उसको हम चेंज नहीं करते। एक बार और ऑप्शंस रन करके देख लो, सेट हो गए ऑप्शन सारे, और कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे देने का। तो सिंपली मैं आगे जाके इसको अगर रन कर देता हूँ तो वो चल जाएगा, कोई ऑप्शन और कुछ सेट करना नहीं है। रन किया, ठीक है, उसने स्टार्ट कर दिया। अब वो ये क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट को रन कर रहा है। और रन करने के बाद क्या हुआ, फाउंड शेल, कमांड शेल सेशन 1 ओपन, मतलब एक सेशन मिल गया हमें यहाँ पे। किस पे, टारगेट मशीन पे। तो टारगेट मशीन पे सेशन मिला, तो अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आईडी कमांड में रन करके देखता हूँ, तो रूट, अब मैं रूट एक्सेस लेके एक्सेस कर रहा हूँ अपनी टारगेट सिस्टम को। पीडब्ल्यूडी कहाँ पे है अपन इस समय, तो मेन डायरेक्टरी में एलएस। तो इस तरह से जो फाइल सिस्टम है वो दिख रहा है। तो यहाँ पे मतलब इस तरह से हमने इसको वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके सिस्टम हैक किया, और हैक करके हमें क्या मिल रहा है, रूट एक्सेस मिल गया। तो अब अगर रूट एक्सेस मिल गया तो सिस्टम का, तो तुम कुछ भी कर सकते हो उसको। ठीक है, बेसिकली तुम्हारे ऊपर है क्या करना है। रूट एक्सेस लेके यू कैन डू एनीथिंग किसी भी सिस्टम पे। तो इस तरह से अपन किसी सिस्टम को हैक कर सकते हैं, कि उसको पहले देखा कि क्या है उसमें, क्या पोर्ट्स ओपन है, कैसे क्या सिचुएशन है, वल्नरेबिलिटी क्या प्रेजेंट है, और फिर उसके बेसिस पे एक्सप्लॉइट ढूंढ के उसको यूज करते हैं। हम्म, सर आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलो।
क्या हुआ? हेलो। सर हाँ, आगे तो बोलो, सर के बाद तो आगे बोलो। हेलो हाँ। सर, हमारी सर हम जो एक हमने सर एक बार पेलोड के थ्रू सिस्टम को हैक किया था। हाँ। सर एक पेलोड से सर मल्टीपल सिस्टम कैसे हैक कर सकते हैं? सर हमने अपनी एक पेलोड की, हाँ। 2-3 हमारे जो टारगेट थे, हमने सबको लिंक भेज दी। हाँ। सर अब सर वो सबने ओपन भी कर लिए। हम्म। सर हम सिर्फ सब पे अटैक अपना मतलब सब पे अपने टारगेट। तुम्हारी आवाज कट रही है यार, काफी कुछ नेटवर्क चक्कर है सब तुम्हारा। एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करो, आवाज बहुत कट रही है तुम्हारी। सर हाँ। सर अपन को जैसे इस पे एक्सप्लॉइट करा और अपन को उसका शेल मिल गया। हाँ। इसमें तो सर अपन रूट के था अपने पास एक्सेस, अगर रूट एक्सेस ना हो तो फिर। अगर रूट एक्सेस ना हो फिर तुम्हें करना पड़ेगा ये, हाँ, प्रिविलेज एस्केलेशन कहते हैं उसको। उसमें तुम्हें कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि तुम अपनी प्रिविलेजेस एस्केलेट कर सकते हो। एज इन की जैसे अगर नॉर्मल यूजर एक्सेस मिला है तो फिर तुम्हें रूट तक जाना पड़ेगा वहाँ पे। बट वो इस कोर्स के स्कोप के बियॉन्ड है, वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग अगर करते हो उसमें आता है प्रिविलेज एस्केलेशन। ओके सर। होंगी ऐसी भी कुछ सिचुएशंस होंगी जहाँ पे तुम्हें रूट एक्सेस नहीं मिलेगा। सर अपन जितने भी अगर आगे भी ऐसे करें हम्म। एक्सप्लॉइट, तो हाँ। सर मतलब तरीका यही रह जाएगा मतलब। एक मेजर तरीका यही है, और भी तरीके हैं। मतलब मेटास्प्लॉइट यूज करने का तो ये तरीका है, ठीक है, बहुत ही मेजर वे है ये सिस्टम हैक करने का। और भी कुछ वेज होते हैं, दिस इज नॉट दी ओनली वे बट दिस इज अ मेजर वे, ये बात है। लेकिन सर वो मतलब वो वैसे ही मतलब मेथड ये रहेगा कि अपन कोई एक वल्नरेबिलिटी ढूंढे, उसको फिर एक्सप्लॉइट करें और फिर शेल हाँ, एक्सेस ले। विजुअल एक्सेस में कुछ केसेस हो सकता है ऐसे हो कि तुम्हें डायरेक्ट कोई वल्नरेबिलिटी मिले नहीं मिले तो, जैसे मान लो तुमने ऐसे कोई पोर्ट देखा, उसके लिए कोई वल्नरेबिलिटी नहीं मिली, लेकिन तुमने वहां पे देखी कि एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट के थ्रू तुम कुछ हैक कर सकते हो उसको, तो फिर तुम वो तरीका भी यूज कर सकते हो। तो ऐसे ऑप्शंस तुम्हारे पास होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ओके सर। तुम लोगों का भी हैकिंग वाईफाई नेटवर्क्स नहीं कवर हुआ है ना? हमने अभी हैकिंग वाईफाई नेटवर्क्स का टॉपिक नहीं कवर किया नहीं है। सर, नहीं ओके किया। ओके, ठीक। तो अभी हैकिंग वाईफाई है, उसके बाद क्रिप्टोग्राफी भी है, ठीक है, ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग हमने कल किया था। ओके। हेलो हाँ बोलो।
सर मैं ये कहना चाह रहा था, मैंने एक पेलोड बनाई, हाँ ठीक है, तो उसे सर हम अपने से, अपने जो हमारे विक्टिम है, 4-5 हाँ विक्टिम है सर, हमने सबको हाँ सेंड कर दी। हाँ। Then सर उन्होंने सबने ओपन भी कर ली। ओके सर, उस एक ही लिंक से सर सारे लोगों को हम टारगेट बना सकते हैं अपना। एक ही लिंक से मतलब एक ही हाँ सर। पेलोड तुम मल्टीपल लोगों को तो दे सकते हो, वो तो है, ठीक है, तुम जितनी जगह देना चाहो दे सकते हो लिंक, लेकिन उसमें एक टाइम पे वहां तुम्हारा एक मतलब तुम अपने उस पे कितना एक पोर्ट यूज कर रहे हो, ऐसा। ठीक है, तो अब वहां पे अगर सबने साइमल्टेनियसली एक्टिवेट कर दिया उसको तो नहीं हो पाएगा। मतलब सबने एक ही टाइम पे सारे टारगेट्स ने एक साथ ही एक्टिवेट कर दिया तो नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसे हो सकता है जैसे कि तुमने एक वो लिया, जैसे तुमने एक डिवाइस पे दिया उसने, अब तुम्हारी जो तुम सिस्टम है, तुम्हारा जो मशीन है, उसमें तुम क्या करोगे, वो हैंडलर शुरू कर दोगे, ठीक है, तो वो पोर्ट ओपन करके सुनेगा वहाँ पे, मतलब लिसनिंग स्टेट में रहेगा, और इनकमिंग कोई कनेक्शन है उसका वेट करेगा। फिर सर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक क्या, साथ मल्टीपल सिस्टम हैक करें? सुनो तो सही बात पूरी, ये सर। तो सुनो तो सही बात पूरी, मैं कह रहा हूँ कि अब जैसे तुमने ये दिया, फिर एक टारगेट ने वहाँ पे सबसे पहले एक टारगेट ने रन किया अपने सिस्टम में वो पेलोड, तुम्हें कनेक्शन मिला उसका, ठीक है, फिर तुम्हें वहाँ पे शेल एक्सेस मिल गया। अब मेटास्प्लॉइट में वो एक सेशन बन के रह जाएगा। फिर तुम क्या कर सकते हो कि दोबारा से लिसनर शुरू करो उस पोर्ट पे, सब फिर नया, फिर कोई और डिवाइस से कनेक्शन आता है उसको लो, वो एक सेपरेट सेशन बन जाएगा। ऐसे मल्टीपल सेशंस तुम एक्टिवेट कर सकते हो, बट सारे एग्जैक्ट सेम टाइम पे अगर आएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। मतलब सर ऐसा नहीं हो सकता है कि सर उसको कोई भेज रखा हो हमने सर, जो जो सर उस लिंक को ओपन करता रहा है, वो ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम से कनेक्टेड हो जाए। वो अगर तुमने लिसनर खोल दिया तो सिस्टम तो कनेक्ट उसका होगा उस पर, और तुम्हें फिर अलग सेशन बनाना पड़ेगा उसका अलग, मतलब वो तो डेफिनेटली जब भी कोई कनेक्शन आता है दैट इज अ सेपरेट सेशन, तो उसको तुम बैकग्राउंड में रख के फिर नया सेशन क्रिएट कर दो ऐसे। यार 4-5 डिवाइसेस जैसे हैं तुम्हारी टारगेट, तो आपके पास 4-5 सेशन ओपन हो जाएंगे। एक टाइम पे तुम एक ही सेशन से इंटरेक्ट कर सकते हो, फिर उसको बैकग्राउंड में रख के फिर दूसरे में जाके इंटरेक्ट करोगे, इस तरह से। नहीं सर, ऐसा मतलब ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसे हम पोर्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं सिस्टम को, हम्म। तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसी पेलोड बनाए इसमें सर मल्टीपल पोर्ट डाल दें? मल्टीपल पोर्ट एक जो हमने नैनो कोर में देखा था उसमें मल्टीपल एड्रेस वो तुम्हें देने देता है, लेकिन ये जो मेटास्प्लॉइट है इसमें तुम्हें एक ही पोर्ट दे सकते हो पेलोड में अपने। ये भी दे सकते हैं। हाँ, एल पोर्ट का ऑप्शन है, एल पोर्ट्स अगर होता तो मल्टीपल पोर्ट्स होता, एल पोर्ट ही होता है उसमें, मल्टीपल पोर्ट्स नहीं होते। ओके, तो अब अगले उस पर आते हैं, अगले टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्रिप्टोग्राफी। सर हाँ बोलो। फिर ये हमारा ये प्रोसेस एनएफपी में थ्रू एंड्रॉइड के लिए भी सेम ही रहेगा सर? एंड्रॉयड के लिए अगर कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो हाँ सेम प्रोसेस रहेगा, जैसे स्कैन किया तुमने, वल्नरेबिलिटी निकाली और वो किया, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लॉइट किया, सेम रहेगा। सर प्रोसेस तो ओवरऑल सेम ही रहता है, बस वो डिपेंड करता है कि विंडोज है तो विंडोज सिस्टम के लिए एक्सप्लॉइट होगा, लिनक्स है तो लिनक्स के लिए होगा, बाकी वो प्रोसेस ओवरऑल सेम रहता है। सर हाँ। सर इसका जो है, क्या।
सर बाद में पूछ लूंगा। अच्छा ठीक है, ओके। तो जैसा कि मैंने कहा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ये क्रिप्टोग्राफी। इसके बारे में कुछ जानते हो? क्रिप्टोग्राफी के बारे में क्या होता है, क्या इसके अंदर आता है? यस सर, थोड़ा बेसिक पता है इसके बारे में। क्या पता है? क्रिप्टोग्राफी मतलब सर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। हाँ बिल्कुल, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है इसमें। ऐसा मीन सर कोई सर हमारे सर दो यूजर हैं ए एंड बी सर। हाँ ये जब डेटा सेंड करता है तो वो इंक्रिप्शन फॉर्मेट में सेंड करता है, जिससे कि हाँ हमारा जो अटैकर होता है उसे इलीगल उसे एक्सेस ना कर सके ठीक है, इंक्रिप्शन सही फॉर्म कह में, रहे और हो। सर डिकोड ऐसा रिसीवर के पास जाके वो डिक्रिप्शन हो जाता है। वो डिक्रिप्ट हो जाता है और जो रिसीवर है उसको, वो मैसेज को रीड कर लेता है। यस सर। ठीक है, ओके, करेक्ट है। तो एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है, तुमने जो बताया, दैट इज एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो अब क्रिप्टोग्राफी में, ठीक है, ये आता है डेफिनेटली, एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी का पार्ट है। उसमें और भी हैं टॉपिक्स, ठीक है, जो वो भी अपन देखेंगे। सिर्फ एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं होता, और भी टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर। जैसे हैशिंग होता है, यस हमारा सर है। एनकोडिंग आता है इसके अंदर। इनकोडिंग डिकोडिंग सर। हाँ, तो ये सारा क्रिप्टोग्राफी के अंदर आता है। हैशिंग, हैशिंग तो हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले वी स्टार्ट विद एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। पहले एक, जो अगर डेफिनेशन हम देखें क्रिप्टोग्राफी की, तो एक सेकंड मैं करता हूँ स्क्रीन एक शेयर। बात पूछ रहा था हाँ, क्या? सर, जो अभी आपने एनएल में जो आईपी एड्रेस यूज करा, हाँ, सेल्फ आपका था या सर अदर किसी का था? आईपी नहीं, लोकल एक वर्चुअल मशीन थी, उसका था। ऐसे ही बिना परमिशन के थोड़ी किसी का भी आईपी यूज कर लोगे ये काम सर करने के एज लिए। ये सर कुछ और सिस्टम की जो है सर वैलिडिटी, ये सर आपने ओपन कर रखे होगे हैं तो सर। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ, मतलब आपने सर शायद तो ओपन की होगी ना, मैंने पूछ ये ध्यान रखा। क्या ओपन की होगी? एक सेकंड दोबारा बोलना। जैसे सर इसने जो वल्नरेबिलिटी फाइंड की, हाँ, तो इसमें सर आपने सेल्फ से ओपन की थी या वल्नरेबिलिटी फाइंड मैंने किया आपने? वल्नरेबिलिटी मैंने खुद थोड़ी ना जाके डाली है सिस्टम में। ये तो मैंने जो वर्चुअल मशीन ली है उसमें ये वल्नरेबिलिटी है, तो उसमें एनमैप को दिख रही है वो। अगर सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी इस तरह से प्रेजेंट है तो एनमैप को दिख जाएगी। नहीं सर, सर ऐसा नहीं हो सकता सर। मान हम्म। लीजिए सर हमने कोई पोर्ट एक्सेस करा, मतलब पोर्ट हाँ स्कैन करा मैंने, हाँ। तो सर हमें ये पता होना चाहिए कि सपोज यार 23 पोर्ट है टीसीपी, तो सर हमें वो ओपन मिल गया। हम्म। हम उस पोर्ट को फिर स्कैन करें अच्छे से, सर उस पोर्ट के अंदर स्कैनिंग, मतलब सॉरी उस पोर्ट को सर स्कैन करें, उस पोर्ट में सर वल्नरेबिलिटी फाइंड करें। देखो, अगर उस पोर्ट पे जो सर्विस चल रही है, वल्नरेबिलिटी क्या पोर्ट के अंदर नहीं होती? वल्नरेबिलिटी जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो सर्विस चल रही है पोर्ट पे, उसमें होती है। तो मान लो तुम्हें कोई सॉफ्टवेयर जो चल रहा है उस पर वल्नरेबिलिटी मिलती है, तो हम वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। पर पोर्ट, या तो जैसे कोई ऐसा पोर्ट है, कोई ऐसी सर्विस है जो वल्नरेबल नहीं है, तो सर एक तुम पोर्ट वल्नरेबिलिटी आता है उसके अंदर सर क्रिएट एंड्रॉइड थोड़ी में एक करोगे। आता है क्या सर? क्या चीज? एक सर ऐसे एंड्रॉइड के पोर्ट आता है हम्म। SSL समथिंग ऐसे हो जाता है सर, 522 पोर्ट। SSL तो सिंपली तुम्हारा ये जो HTTPS में यूज होता है, वो सिक्योर, ये मतलब सर वो एक कम्युनिकेशन एंड्रॉइड को में से ऐसा सिक्योर पोर्ट करता है। आता है सर, जिसके थ्रू सर इजीली एक्सेस हो जाता है एंड्रॉइड पोर्ट से। अगर सर वो पोर्ट ओपन है तभी एंड्रॉइड को एक्सेस कर सकते हैं हम। अच्छा, पोर्ट की, ओके। जैसे वो पोर्ट का सर मैंने उससे एक्सेस किया था शोडन सर्च इंजन से, तो सर पोर्ट शोडान, का नाम, अच्छा। yes, तो उससे मैंने एक्सेस नहीं करा, मतलब सिस्टम मैंने एंड्रॉइड को मैंने एक्सेस भी किया था, हाँ, बस पोर्ट का नेम पड़ेगा, पोर्ट नेम नहीं है यहाँ पे सर। एक्सेस कैसे किया था उसको? सर इस कनेक्शन सर एक कमांड आती है सर थर्मस के थ्रू सर। अच्छा, टर्मक से, ओके। यस सर। नहीं नहीं, वो फोन जो कह रहे हो कि एक्सेस किया था, किसका फोन था वो? सर फोन सर पार्टी को मुझे पता नहीं था किसका है, पर सर उसकी लोकेशन सर न्यूयॉर्क की दिखा रही, शो कर रहा था।
अच्छा, यस सर। अब ये जो तुम काम कर रहे हो कि रैंडमली किसी का भी फोन हैक कर रहे हो, ये इलीगल होता है मालूम है? एथिकल हैकिंग नहीं है, हैकिंग है ये। इस अगर तुम इस तरह की हरकत करते हो फिर उसकी कॉन्सिक्वेंस प्रॉब्लम पड़ सकती है। तो मैंने पहले ही बताया तुम्हें कि हैकिंग हमें नहीं करनी है, हमें एथिकल हैकिंग कैसे करते हैं वो सीखना है। ब्लैक हैट हैकर नहीं बनना है यहाँ पे। ओके सर। शोडान, जैसे जब मैंने शोडान बताया था क्या होता है, तब मैंने मेंशन किया था कि ऐसे ही बिना किसी की परमिशन के हम उसके डिवाइस को एक्सेस नहीं करेंगे। सर सर हाँ, सोडान में ऑलरेडी सारे पोर्ट्स एंड सर हमें वेबकैम पोर्ट्स सारे सर ओपन नहीं मिलते हैं। शोडान शोडान बेसिकली करता क्या है, शोडान पूरे इंटरनेट पे स्कैन्स रन करता रहता है। ठीक है, जैसे हम एनमैप स्कैन कर रहे हैं किसी टारगेट को लेके, तो इस तरह के स्कैन्स वो चलाता रहता है शोडान पूरे इंटरनेट पे। इसलिए फिर उसको पोर्ट्स अगर ओपन है तो वो ओपन पोर्ट्स बताता है। हो सकता है उसको और जितनी भी इंफॉर्मेशन मिले उन पोर्ट से वो सारी दिखा सकता है। पर वो इस कॉन्स्टेंटली स्कैन कर रहा होता है इंटरनेट को। उसने बहुत से अपने स्कैनर्स उन्होंने बना के ऑनलाइन छोड़े हुए हैं। तो सर उस पे सर जब वो सर ये भी तो इलीगली आता है सर। स्कैनिंग, अब शोडान का ये पर्पस नहीं है ना, शोडान जो है, अब ऐसा नहीं है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल नेटवर्क में घुस के स्कैन कर रहा है। वो बेसिकली उसका जो यूज है वो ये है कि तुम जैसे तुम्हारा कोई सिस्टम है, ये तुम्हारा, मान लो तुमने वेब सर्वर चलाया हुआ है, जस्ट एज एन एग्जांपल। अगर तुमने कोई वेब सर्वर चलाया है, वेब सर्वर क्या है, पब्लिकली अवेलेबल होता है। वेबसाइट्स यार पब्लिकली अवेलेबल होती है, सर्वर्स पब्लिकली अवेलेबल है। तुम शोडान यूज करके ये पता लगा सकते हो कि उसमें क्या, अगर कोई और इंटरनेट पे उस चीज को स्कैन करने की कोशिश कर रहा है तो क्या उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके सर। तो शोडान का यूज जो है हैकर्स यूजुअली नहीं करते वो अपना, क्योंकि एक पॉइंट के बाद क्या है, हैकर्स को भी पता है शोडान सब कुछ लॉग करता है। अगर किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन निकाली शोडन से, उसको यूज करके हैक किया, तो वो इमीडिएटली ट्रेस हो जाता है कि कहाँ से इसको इन्फॉर्मेशन मिली, इस आईपी से ये रिक्वेस्ट आई थी, इसने हैक किया। ओके, तो सर नहीं सर टर्मक्स हमारी जो सर जो मतलब हाँ। एक्टिविटी करते हैं उन पे सर हम्म, नजर रखता है। क्या? टर्मक पे सर जो हम एक्टिविटी करते हैं तो सर उन हाँ, पे नजर रखता है। क्या लगता है? मतलब सर नजर रखता है सर उससे हमारी एक्टिविटी को नोट करता है सारी। नहीं नहीं, टर्मक्स तो तुम्हारा क्या है, सिंपली एक टर्मिनल है। टर- मैं ये कह रहा हूँ जैसे मान लो शोडान तुम वेबसाइट यूज कर रहे हो, ठीक है। शोडान, अब शोडान वाले क्या है, एक एक चीज लॉग करते हैं, एक एक रिक्वेस्ट, एक एक सर्च जो तुम करते हो वो उसको लॉग करते हैं। और क्यों लॉग करते हैं, ताकि मान लो जैसे अगर किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढी शोडान पे और उस इन्फॉर्मेशन को यूज किया उसने कुछ हैक करने के लिए, तो वो आराम से ट्रेस हो पाए। इसलिए वो तुम्हारी एक एक सर्च को लॉग करते हैं। और शोडान, अगर तुम अकाउंट वहाँ पे क्रिएट नहीं करोगे तो वो बोलता है कि जैसे कुछ एडवांस अगर सर्च फिल्टर्स लगाने, एडवांस सर्चेस करने हैं, तो शोडान करने भी नहीं देगा वो तो, अगर तुम्हारे पास अकाउंट नहीं होगा उसका, मतलब अ, हाँ, अगर अकाउंट नहीं होगा तो वो मना कर देता है। सर्च, अगर जैसे तुमने सर्च किया, तुम्हें दिखाया कि हाँ कई इतने सारे सर्वर्स हैं और कहाँ पे हैं, टॉप कंट्री, टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम वो आता है ना, अगर उन फिल्टर्स को अप्लाई करने की कोशिश करोगे बिना वो किए, साइन इन किए, तो वो मना कर देगा। वो क्यों होता है,
क्योंकि अगर तुम साइन इन कर दोगे तो और भी आसान है ट्रैक करना कि तुम्हारी एक्टिविटी क्या है उस शोडान पे। सर हाँ। सर एडीबी पोर्ट आता है ऐसे हमारा एंड्रॉइड के लिए, हम्म। उस तरह अटैकर हमारा बहुत इजीली से एक्सेस हमारे फोन को एक्सेस कर सकता है। एडीबी। ये सर हाँ। एंड्रॉइड डीबग ब्रिज। हम्म। तो सर इसमें भी तो सर बहुत सारे पोर्ट, और सर शैडोन पे सर बहुत सारे पोर्ट मिलते हैं सर, एडीबी ओपन पोर्ट मिलते हैं सर। सर जिसके चाहे आप इसे एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस बट सर करोगे तो हमारा, पड़े लेकिन जाओगे सर ना। सर एडीबी पोर्ट सर हम शोडन पे सर्च करेंगे, हम्म। बहुत सारे एडीबी पोर्ट ओपन मिलते हैं हमें। बट सर हाँ। हमारा अभी सर कोई भी हमारा फोन में एडीबी पोर्ट ओपन नहीं होता है सर। बट सर ये सारे बाहर के फोन होते हैं एडीबी पोर्ट ओपन होते हैं, ऐसा सर क्यों है? वो डिपेंड करता है एडीपी किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है फ़ोन की। देखो बेसिकली अल्टीमेटली क्या जो है फ़ोन का जो सिचुएशन है वो मैन्युफैक्चर करके देते हैं वो चीज़, ठीक है। अब कुछ सिस्टम्स में वो उसको ओपन रखते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स क्लोज रखते हैं। और ये रीजन से भी फर्क पड़ता है कि एक रीजन में मैन्युफैक्चरर्स कुछ ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, कहीं पे कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी है। और देखो ओके। तो अच्छा, हम क्रिप्टोग्राफी की बात कर रहे थे, तो हम उस पे आ जाते हैं। क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, मेनली अब पहले तो डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं कि क्रिप्टोग्राफी में हमारा मेन पर्पस क्या होता है। इसके इसको अभी मैंने पॉज किया है, इसको बिना देखे बताओ क्या पर्पस होता है क्रिप्टोग्राफी का, क्योंकि तुमने देखो मेन मुझे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के बारे में तो बताया। अब इसको देख के बताओ क्रिप्टोग्राफी का, सॉरी, उसके बेसिस पे बताओ कि क्रिप्टोग्राफी का मेन पर्पस क्या होता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे हिसाब से। उसके बाद फिर अपन उसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है। सिक्योर कम्युनिकेशन। सिक्योर कम्युनिकेशन, एग्जैक्टली। किसी भी कम्युनिकेशन को कितनी तरह से सिक्योर किया जा सकता है, उसकी जो टेक्निक्स इन्वॉल्व हैं, उसमें जो कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं, क्रिप्टोग्राफी उन सब चीज़ों को कवर करता है। ठीक है, देखो यहाँ भी जो डेफिनेशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी यूजली नहीं कहते उसको, क्रिप्टोग्राफी ही मेन टर्म है, इज अ प्रैक्टिस एंड स्टडी ऑफ टेक्निक्स फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टीज कॉल्ड एडवर्सरीज। कि कम्युनिकेशन अगर दो लोग कर रहे हैं, अगर एक बंदे ने दूसरे बंदे को मैसेज भेजा, तो मैसेज किसी और को नहीं देखना चाहिए ना। वो मैसेज सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होना चाहिए, एक तो जिसने भेजा और एक जिसके लिए वो मैसेज बना है, जो रिसीवर है उसका। इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टीज मतलब कोई भी इस तरह की थर्ड पार्टी या कोई भी ऐसा जो तुम्हारे कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करके देखने की कोशिश करे, कोई भी अटैकर जैसे हो गया इस सिचुएशन में, तो उसको समझ नहीं आना चाहिए कि तुमने क्या डेटा भेजा है। अब यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन वाला सेक्शन है इसमें ये दिया हुआ है कि क्रिप्टोग्राफी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्डिनरी प्लेन टेक्स्ट इनटू अनइंटेलिजिबल टेक्स्ट एंड वाइस वर्सा। बट ये मतलब बहुत पहले क्रिप्टोग्राफी की डेफिनेशन ये मानी जाती थी। बट ये क्या है, अब ये सिर्फ एक पार्ट है उसका जिसको हम इंक्रिप्शन कहते हैं। और क्रिप्टोग्राफी ओवरऑल जो है थोड़ा सा और बड़ा टॉपिक हो गया है, इसमें और भी जैसे मैंने बोला हैशिंग और इनकोडिंग ये सब चीज़ें भी इंक्लूड करते हैं। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे।
तो अर्लियर उसमें डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में क्या लिखा, अर्लियर क्रिप्टोग्राफी वाज इफेक्टिवली सिनोनिमस विद एन्क्रिप्शन, कि जो एन्क्रिप्शन का था कि ऑर्डिनरी टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, एनक्रिप्ट कर दिया उसको, पहले क्रिप्टोग्राफी की भी डेफिनेशन उसी को कहा जाता था। बट अब ऐसा नहीं है, थोड़ी सी और ब्रॉड अब डेफिनेशन हो गई है क्रिप्टोग्राफी की। तो आज की डेट में क्रिप्टोग्राफी इज मच मोर देन दैट। और ठीक है, उसके बारे में और भी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि हमारा क्रिप्टोग्राफी में कंसर्न क्या होता है, हमारा पर्पस क्या होता है क्रिप्टोग्राफी का, क्योंकि अपनी कम्युनिकेशन को सिक्योर करना, कम्युनिकेशन को सिक्योर करना इसका पर्पस है। कम्युनिकेशन मतलब जो भी डेटा हमारा जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उसको सिक्योर करना। और हमने कुछ कंसेप्ट देखे थे स्टार्टिंग में जो डिस्कस किए थे, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी वगैरह, ये सब डिस्कस किया था हमने। तो क्रिप्टोग्राफी का भी पर्पस होता है इन चीज़ों को प्रिजर्व करना, जैसे किसी भी कम्युनिकेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रिजर्व करना, कि इंफॉर्मेशन जिसके लिए भेजी गई है उसको पता चले और जिसने भेजी है उसको पता चले। तो इन दोनों के अलावा किसी को ना पता हो। फिर इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी क्या होती है कि कोई भी चीज़ की जो वैल्यू है, कि कोई भी कम्युनिकेशन है, कुछ भी डेटा है, वो उसमें कोई अनऑथराइज चेंजेस ना हो, अनऑथराइज चेंजेस ना हो, ताकि कोई भी थर्ड पार्टी अगर है तो वो ना देख पाए कि हम क्या डेटा भेज रहे हैं। और वो, चलो ये तो कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, और वो उसको चेंज भी ना कर पाए। मतलब जो मैसेज मैं भेजना चाह रहा हूँ, ये अगर मैं सेंडर हूँ, मैं कुछ मैसेज भेजना चाह रहा हूँ, तो रिसीवर के पास एग्जैक्टली वही मैसेज जाना चाहिए, ये नहीं कि कुछ मॉडिफिकेशन करके कुछ चेंज मैसेज जा रहा है उसके पास। जो ओरिजिनल डेटा मैंने सेंड किया है वही जाना चाहिए। ये होता है इंटेग्रिटी, कि अगर मैंने एन्क्रिप्शन लगा दिया वहाँ पे, तो थर्ड पार्टी जो है उसको पता ही नहीं ओरिजिनल डेटा क्या है, चेंज तो क्या करेगा। फिर नॉन रिप्यूडिएशन, अच्छा ये चीज़ हमने पहले नहीं डिस्कस करी थी, नॉन रिप्यूडिएशन, तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। नॉन रिप्यूडिएशन क्या होता है, कि एक बार तुमने मैसेज भेज दिया, उसके बाद तुम मना नहीं कर सकते कि नहीं, मैं तो मैसेज कभी भेजा ही नहीं। इस चीज़ को हम कहते हैं नॉन रिप्यूडिएशन। तुम रिप्यूडिएट नहीं कर सकते कि हाँ तुमने वो मैसेज भेजा था, यू कैन नॉट डिनाई हैविंग सेंड दैट मैसेज। इस चीज़ को हम कहते हैं नॉन रिप्यूडिएशन। और एक और चीज़ यहाँ मेंशन है, ऑथेंटिकेशन, कि सेंडर और रिसीवर जो है एक दूसरे की आइडेंटिटी कंफर्म कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, ये आगे आएगा, ठीक है, आगे की जो हम इसमें देखेंगे टेक्निक्स, जो स्टडी करेंगे उसमें आएगा ऑथेंटिकेशन वाला जो पॉइंट है, कैसे ये अप्लाई होता है। फिर क्रिप्टोग्राफी इज यूज्ड इन मनी एप्लीकेशंस लाइक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, कंप्यूटर पासवर्ड्स एंड ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। अच्छा, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन जैसे कोई भी हमने ऑनलाइन पेमेंट वगैरह की, वहाँ तो डेफिनेटली तुम्हारा क्रिप्टोग्राफी का यूज़ होगा उस कम्युनिकेशन को सिक्योर करने में। इवन उसके अलावा भी जितनी भी हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे अगर मैं HTTPS पे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो वहाँ भी क्रिप्टोग्राफी यूज़ हो रही है उस कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली वेबसाइट है, इसमें मेरे को ये कनेक्शन है सिक्योर वाला मैसेज आ रहा है, ऊपर ये लॉक वाला साइन आ रहा है। तो इसको देख के क्या पता चलता है कि ये कम्युनिकेशन जो है वो सिक्योर है। मतलब यहाँ पे भी क्रिप्टोग्राफी यूज हुई है, कोई अनऑथराइज थर्ड पार्टी जो है वो मेरे कम्युनिकेशन को नहीं देख सकता, मेरे मैसेज को नहीं पढ़ सकता, और जो भी मैं इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ दैट इज सिक्योर।
मेजोरिटी ऑफ द इंटरनेट अब आज के डेट में यूज करता है इस चीज को, जो क्या बोलते हैं, HTTPS है। उसमें वो भी डेटा सिक्योर करने के लिए क्रिप्टोग्राफी यूज करता है, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल होता है वहाँ पे भी। फिर पासवर्ड जहाँ स्टोर होते हैं, पासवर्ड स्टोर करने में हैशिंग जब हम देखेंगे, तो हैशिंग का मेन काम तो नहीं, हैशिंग का वन ऑफ द यूजेस इज पासवर्ड स्टोर करना। तो एक वो भी बेनिफिट है हैशिंग का। एंड मोस्टली जितना भी यूज होता है क्रिप्टोग्राफी का, वो सारा बैकग्राउंड में होता है। मतलब हमें जो है वो चीज़ें सारी, वो जो एप्लीकेशन है वो सारी दिखाई नहीं देती हमेशा बैकग्राउंड में, लेकिन यूज हो रही है क्रिप्टोग्राफी। अब जैसे तुम व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप में कभी ध्यान दिया, उसमें लिखा आता है व्हाट्सएप यूजेस एंड टू एंड इंक्रिप्शन। यस देखा सर। है वो चीज? देखा है? यस तो उसका मीनिंग क्या, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है क्या, कि सर, यूजर तुम्हारी एंड डिवाइस, हाँ बोलो बोलो क्या करो। सर, जो यूजर एंड सॉरी हाँ। सेंडर रिसीवर हम्म, एंड टू एंड कनेक्शन करते हैं। मीन्स सेंडर जो डेटा भेजता है वो सिर्फ रिसीवर दे सकता है, अगर रिसीवर भेजता है वो बीच रास्ते में ट्रैफिक जो होता है वो हाइड वो एनक्रिप्टेड होता है। मतलब कोड में डिकोड हो जाता है उनका डेटा। तो जब वो ट्रैफिक जा रहा है, तो सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही दिखता है कि क्या है, बाकी बीच में कहीं नहीं दिखाई देगा। सीक्रेट कोड में सर कन्वर्ट हो जाता है वो डेटा। हाँ, अब सीक्रेट कोड नहीं कहते, उसके लिए प्रॉपर टर्म होती है साइफर टेक्स्ट, या बट हाँ बेसिकली मीनिंग जो कह रहे हो दैट इज, तो यस सर, ठीक है। सही बात है। तो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और साइफर मतलब जो ओरिजिनल हमें मैसेज भेजना होता है दैट इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट, और जिसमें वो कन्वर्ट होता है एन्क्रिप्शन के बाद, उसको कहते हैं साइफर टेक्स्ट। तो अच्छा, 3 टाइप्स ऑफ, ओके ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे बहुत ही उसमें दिया हुआ है, उसको हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। मतलब इसमें इंक्रिप्शन हैशिंग बहुत ही शॉर्ट उसमें समझाया हुआ है। ठीक है, इंक्रिप्शन का मेन पर्पस तो समझ आ रहा है ना क्या होता है? यस सर। है ना? ठीक है। अब एन्क्रिप्शन होता कैसे है, इसके कई सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। ठीक है, बहुत से एल्गोरिदम्स बनाए गए हैं इस चीज़ के लिए। और थोड़ा सा उनका हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं उनकी। चलो सालों माइनस गया 70 फीट ही आया कैसे टुक टुक के यार, स्टे वाला होता है। अच्छा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन से। उसके बाद फिर जो हैशिंग और एनकोडिंग है उस पर आएंगे। एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है बेसिकली मेनली दो कैटेगरीज में ये डिवाइडेड होता है, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। अब यहाँ पे जो दिए हुए हैं दोनों डायग्राम, इसकी मदद से हम थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। अब मैंने ये बताया था कि जो एन्क्रिप्शन होता है उसमें कुछ एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। ये लोग नहीं, मतलब ये एल्गोरिदम्स तुम्हारा इनपुट लेते हैं, जो भी मैसेज एनक्रिप्ट करना है उसको प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है। ठीक है, और फिर उसको एनक्रिप्ट करके एनक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो होता है साइफर टेक्स्ट बनता है। इसका रिवर्स प्रोसेस है, साइफर टेक्स्ट डिक्रिप्ट होता है और प्लेन टेक्स्ट बनता है। तो लेकिन जो एल्गोरिदम ये करते हैं प्रोसेस, अब इसमें एक की यूज होती है। ठीक है, जैसे इनपुट में वो क्या लेगा, तुम्हारा जो भी टेक्स्ट तुम्हें एनक्रिप्ट करना है वो लेगा,
वो की जो है, एक की लेगा वो। की जरूरी नहीं कि तुम दोगे, वो अपने आप भी वो एल्गोरिदम ले लेता है। तुम स्पेसिफाई करना चाहो तुम भी कर सकते हो। यूजुअली तो एल्गोरिदम्स खुद जनरेट कर लेते हैं कीज। तो वो की के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में क्या होता है, एक ही की होती है पूरे प्रोसेस में। एन्क्रिप्शन के टाइम पे भी वही यूज होती है और डिक्रिप्शन के टाइम पे भी वही यूज होती है। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में लेकिन क्या होता है, दो कीज यूज होती है। एक उसको की पेयर बोलते हैं, ठीक है, पेयर होता है कीज का। तो उस पेयर में से एक की को यूज किया जाता है एन्क्रिप्शन के लिए, दूसरी की को यूज किया जाता है डिक्रिप्शन के लिए। ऐसा फिक्स नहीं है कि कौन सी एन्क्रिप्शन की है कौन सी डिक्रिप्शन की, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैंने दोनों में से एक की यूज की एन्क्रिप्शन के लिए, तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी की है उसी से मैं डिक्रिप्ट कर पाऊंगा मैसेज को। मैं सेम की से यहाँ पे दोनों प्रोसेसेस नहीं कर सकता, एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की जहाँ तक बात करते हैं अपन। और जहाँ तक बात है सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में तो हम सेम ही की सारे प्रोसेसेस में यूज करते हैं। अब ये जो एल्गोरिथम्स है, मेन क्लासिफिकेशन इनकी यही है, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। सर हाँ, सर की एग्जैक्टली कैसे, क्या होता है मतलब? एग्जैक्टली, ओके, अच्छा। की को एज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेटरी उसके लिए, कंसिडर इट एज अ पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड नहीं होता वो, उसको की ही कहते हैं। पासवर्ड इज नॉट द करेक्ट टर्म, बट उसको समझने के लिए समझ लो कि एक पासवर्ड है जो तुम्हारी फाइल को एनक्रिप्ट करने के लिए यूज हो रहा है। वो की भी क्या होती है, एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, वैल्यू होती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन की एल्गोरिदम कौन सा है। तो उसमें अलग अलग कीज होती हैं, जैसे मतलब अलग अलग लेंथ होती है। जैसे 128 बिट की हो सकती है, 64 बिट हो सकती है, 256 बिट हो सकती है, मतलब लेंथ है की। या 256 बिट है तो 256 बिट्स लंबी वो की होगी। ओके सर। तो सर हाँ, सर ये सिस्टमेटिक और असेंबली रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा, देखो, जब जो तुम्हारे ये एल्गोरिदम होते हैं एन्क्रिप्शन वाले, ये जब काम करते हैं एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन का, तो इसमें एक चीज तो इनपुट में होती है जो तुम्हारा टेक्स्ट है जिसको एन्क्रिप्ट करना है या डिक्रिप्ट करना है, ठीक है। एन्क्रिप्ट हम करते हैं प्लेन टेक्स्ट को एन्क्रिप्ट करने के बाद वो साइफर टेक्स्ट बन जाता है। साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करने पे वापस प्लेन टेक्स्ट मिल जाता है। पर इस प्रोसेस में एक वैल्यू यूज होती है की। तो एल्गोरिदम जो है इस की को यूज करता है, प्रोसेस करता है डेटा इनपुट करते, सॉरी डेटा इंक्रिप्ट करते समय। और जो भी तुम्हें आउटपुट मिल रहा है, जैसे मैंने कुछ एनक्रिप्ट किया, मुझे साइफर टेक्स्ट मिल गया, तो अगर मैं उसको दोबारा से एनक्रिप्ट करता हूँ, दोबारा से एज इन कि मतलब उसी एनक्रिप्टेड टेक्स्ट को दोबारा से नहीं किया, मतलब मान लो सेम प्लेन टेक्स्ट लेके, जो प्लेन टेक्स्ट मैंने पहले लिया था, एनक्रिप्शन अलग लगाता हूँ मैं, सेम एल्गोरिदम लेके, और लेकिन की मैं डिफरेंट अगर कर दूँ, तो जो आउटपुट है वो भी डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट पे फर्क पड़ता है की से। और सर हाँ, सीक्रेट की तो शेयर की एंड प्राइवेट की, सर ये क्या होता है? बता रहा हूँ क्या होता है, देखो। हाँ, सीक्रेट की इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब कंसिडर करो कि तुम किसी को मैसेज भेज रहे हो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज करके, ठीक है। अब सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन तुम यूज कर रहे हो, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में सेम की यूज होती है एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि जो की है वो भी किसी थर्ड पार्टी को ना पता चले, है ना। अगर किसी और को तुम्हारी की मिल जाती है तो वो तुम्हारा एन्क्रिप्टेड डेटा डिक्रिप्ट कर सकता है। तो
की किसके पास होनी चाहिए, सेंडर के पास और रिसीवर के पास। तो एक की को भी सीक्रेट रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता इसके बारे में, सिर्फ सेंडर और रिसीवर को पता होता है की के बारे में, इसलिए उसको सीक्रेट की भी कहते हैं, प्राइवेट की भी कहते हैं, क्योंकि सीक्रेट है, प्राइवेट रखोगे, किसी को बताओगे नहीं ऐसे, सिर्फ ऑफ कोर्स सेंडर और रिसीवर आपस में उसको की को देख सकते हैं, और कोई नहीं एक्सेस कर सकता है की को। शेयर्ड की इसलिए क्योंकि शेयर की जाती है सेंडर और रिसीवर के बीच में, और ये प्राइवेट तो वही प्राइवेट रखा जाता है, उसको छुपा के रखा जाता है, ऐसे नहीं कि हर किसी को बता दी। और ये जो एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन है, इसमें दिया हुआ है पब्लिक कीज और प्राइवेट कीज का कंसेप्ट। ये मैं एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन पे आके एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को कि पब्लिक और प्राइवेट की क्या होता है। ये उसको अपन एक दूसरा एक इमेज के उससे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा वो कि क्या होता है। सर हाँ सर ऐसे बहुत से चलाते हैं तो सर उसमें अच्छा। एंड टू एंड हाँ डिस्क्रिप्शन का डेटा होता है ट्रांसफर। हाँ, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है उसमें। तो सर इसमें हम यूज कहाँ करते हैं सर? हम नहीं, मतलब तुम खुद से नहीं देते ना, वो तो व्हाट्सएप हैंडल करता है वो सारी चीज़ें, तुम्हें खुद से थोड़ी एन्क्रिप्ट करना होता है कुछ। ओके ठीक है, वो जो की है वो व्हाट्सएप खुद जनरेट करता है, वो ही यूज करता है उसको। तुम्हें तो सिंपली तुमने मैसेज भेजा और रिसीवर ने रिसीव किया, तुम्हें तो दिखता ही सिर्फ प्लेन टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट तो तुम्हें कहीं देखने को मिलता ही नहीं उसमें। हाँ, क्योंकि ये सारा बैकग्राउंड में होता है, व्हाट्सएप अपने आप हैंडल करता है उस चीज़ें। ये जो की है वो भी व्हाट्सएप को तो पता है, वो तुम्हें ऑफकोर्स एक्सेस नहीं होता की का। अगेन वो ये चीज जो मैं उस समय कह रहा था कि क्रिप्टोग्राफी का ज्यादातर जितने भी यूज केसेस हैं सब बैकग्राउंड में होता है, हम इसको एक्टिवली तो हार्डली कभी यूज करोगे तुम। हाँ, हैशिंग वगैरह थोड़ा ज्यादा एक्टिव यूज है उसका, बट इंक्रिप्शन मेनली सारा बैकग्राउंड में है। जैसे अब तुम किसी वेबसाइट पे कनेक्ट कर रहे हो, HTTPS वहाँ पे यूज हो रहा है, वहाँ भी क्या डेटा इंक्रिप्ट हो रहा है तुम्हारा, लेकिन तुम्हें थोड़ी पता चल रहा है कि डेटा इंक्रिप्टेड है, तुम्हें तो नॉर्मल फॉर्म में दिख रहा है, वो तो सर्वर और तुम्हारा ब्राउजर हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, अगेन इसमें मैं जब आऊँगा एसिमेट्रिक पे, पहले थोड़ा सा सिमेट्रिक जो एल्गोरिदम्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, फिर एसिमेट्रिक पे आते हैं। तब ये प्राइवेट की और पब्लिक की वाला जो कंसेप्ट है वो मैं क्लियर फिर बताता हूँ। अच्छा, एक ये भी देख लो, एक, अ, जो मैंने कहा था इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, तो इन एल्गोरिदम्स को हम क्या कहते हैं, साइफर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, साइफर्स आर एल्गोरिदम यूज टू एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट द डेटा। साइफर कहते हैं एल्गोरिदम को। एल्गोरिदम, हर एल्गोरिदम को नहीं, सिर्फ ये जो एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन में यूज होते हैं इन एल्गोरिथम्स को हम साइफर कहते हैं। और अब यहाँ पे इन्होंने कुछ और भी जो है क्लासिफिकेशन बताई हुई है कि मॉडर्न साइफर भी होते हैं और फिर क्लासिकल साइफर्स भी हैं। क्लासिकल मतलब कि बहुत ही पुराने साइफर्स, बहुत पुराने साइफर्स जो आज के डेट में कहीं यूज नहीं होते। क्यों नहीं यूज होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है, और कुछ एक्चुअल कह सकते हो सिक्योरिटी वो प्रोवाइड नहीं करते, उनको क्रैक करना बहुत ही आसान है। जब वो डेवलप हुए थे ऑफ कोर्स, मतलब ऐसे हजारों साल, हजार वो तो नहीं, 1000 साल पहले, 1000 1500 साल पहले जब डेवलप हुए थे एल्गोरिथम्स, तब तो फिर भी इनका कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, कुछ आज की डेट में इनका ना यूजेज है नहीं। उसमें दो तरह के एल्गोरिथम्स थे, सब्स्टिट्यूशन साइफर और ट्रांसपोजिशन साइफर, जो यहाँ पे दिया हुआ है। सब्स्टिट्यूशन साइफर, ओके मैं दिखाता हूँ, एक इसका एग्जांपल दिखाता हूँ सब्स्टिट्यूशन साइफर का। और इसमें हम करते क्या है, जैसे मान लो
मैंने लिखा ए बी सी डी ई मैसेज में, ठीक है, ए बी सी डी मुझे लिखना है, तो ए बी सी डी को हर कैरेक्टर को किसी और कैरेक्टर से वहाँ रिप्लेस कर दूंगा। तो ए की जगह मैं जी लिख रहा हूँ, बी की जगह एच लिख रहा हूँ, सी की जगह आई लिख रहा हूँ। तो क्या है कि जो मेरा प्लेन टेक्स्ट था उसको अगर डायरेक्टली कोई इस तरह से देखा है उसको नहीं समझ आएगा, और मैंने इतना जो है साइफर यूज करके डेटा थोड़ा सा सिक्योर कर लिया। मतलब अगेन मॉडर्न उसमें तो कोई यूज नहीं है इसका, बट ओरिजिनल जब ये डेवलप हुआ था तब काफी यूज होता था। मतलब जो जैसे आर्मीज एक दूसरे को, सोल्जर्स एक दूसरे को जो मैसेजेस लिख के भेजते थे, तो इस तरह के जो है एल्गोरिदम्स वो यूज करते थे। तो ये बहुत ही पुराने एल्गोरिदम्स हैं, जो क्लासिकल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें फिर एक दूसरा दिया हुआ ट्रांसपोजिशन साइफर चाहिए। अगेन इसको मैं एग्जांपल जो दिखाऊंगा उससे बेटर समझ आएगा, तो बता के उतना अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगी। जस्ट सेकंड, इसको मैं दिखाता हूँ। ओके, तो ये चीज़ देखना। यहाँ पे भी एक मैंने वेबसाइट लिया rot13.com। रॉट मतलब रोटेशन, rot13 ऊपर तुम कुछ प्लेन टेक्स्ट लिखोगे, नीचे उसका साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। लेट से मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो उस पर rot13 एक सब्स्टिट्यूशन साइफर है, ये अप्लाई हुआ तो नीचे ये क्या आ गया, NOPQRS। rot13 में हो क्या रहा है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे 15, 15 नहीं सॉरी 13 पोजीशंस आगे शिफ्ट हो रहे हैं। rot13 है ना, तो 13 पोजीशंस आगे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर मुझे ए लिखना है, ए बन जाता है एन, बी बन जाता है ओ, सी बन जाता है पी, इसी तरह से सब शिफ्ट होता रहता है। और इसमें rot13 क्या मतलब और भी है, जैसे rot1 अगर करोगे तो एक पोजीशन शिफ्ट होंगे सारे कैरेक्टर्स, ए बी बन जाएगा, बी सी बन जाएगा, इस तरह से। तो अगर तुम्हें मैसेज लिखना है, हेलो दिस इज एन एग्जांपल, ये rot1 में लिखा तो इस तरह से हो गया, rot9 यूज करोगे तो इस तरह से दिखेगा। तो इमीडिएटली देखने पे तो हम नहीं पता लगा सकते कि क्या मैसेज है, तो बहुत सर इसमें काफी नंबर सालों लिख के, पहले। क्या नंबर, क्या चीज, नंबर क्या, नंबर। नंबर, हाँ नंबर्स का उसमें फर्क नहीं पड़ता। नंबर अगर मैं लिख दूं इस तरह से, 9 लिख दिया मैंने, तो 9 का 9 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, नंबर्स को नहीं चेंज होता है इसमें। अल्फाबेट्स ही रोटेट होते हैं। तो ये इसका जो तुमने पूछा बहुत अच्छा ये पॉइंट उठाया नंबर्स का, कि नंबर्स जो है वो इसमें नहीं होते। तो एक ये थोड़ा सा इसको ये भी एक फ्लॉ कह सकते हो इसका, कि नंबर तो जो लिखा है जैसा का जैसा वो वैसा ही रहेगा, तुम्हारे प्लेन टेक्स्ट में जो नंबर है वो साइफर टेक्स्ट में भी वैसा ही रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। तो अगर किसी ने कोई डेट भेजनी साइफर, है साइफर टेक्स्ट में नंबर चेंज नहीं होता। इस पर्टिकुलर तरह के उसमें, rot13 उसमें नहीं होगा चेंज। अगर तुम उसमें कोई डेट लिख के भेजोगे मैसेज में, इस तरह का रोटेशनल साइफर लगाओगे, तो ये डेट वैसी रहेगी। तो अगर तुम्हें उसको कॉन्फिडेंशियल करना था उस डेट को, तो फिर तुम्हारा पर्पस हुआ ही नहीं वहाँ पे सोल्व। तो अगेन जो चीज़ मैंने बोली कि ये तो बहुत ही पुराने जो है साइफर है, सब्स्टिट्यूशन साइफर जो इसका ये एग्जांपल है, rot13। एंड आज की डेट में उसका कोई यूज़ है नहीं, कि आज हमारे पास इतने पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, पावरफुल मशीन्स हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है।
कि हम अपने पुराने एल्गोरिदम यूज करें, क्योंकि इनको फिर क्रैक करना उन पावरफुल मशीन्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये तो एक एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन साइफर्स का। फिर ट्रांसपोजिशन साइफर भी देखो कैसे होता है। ट्रांसपोजिशन साइफर में क्या होता है कि जैसे ये एक साइफर है रेल फेंस साइफर। इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअल मैसेज इसको लिखना है वी आर डिस्कवर्ड फ्ली एट वंस। ठीक है, ये मैसेज लिखना है। तो उसने क्या ऊपर से स्टार्ट किया वी आर, फिर ऐसे ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इस तरह से लिखा मैसेज को। जैसे 3 लाइंस ले ली, तो यहाँ पे की क्या होगी 3। तो 3 लाइंस उसने ली, 3 लाइंस में ऊपर WEA, फिर ऊपर गया RE, फिर नीचे आया DI, इस तरह से ऊपर नीचे करके मैसेज लिखा। और फिर जो साइफर टेक्स्ट है वो क्या होगा कि एक लाइन में जितने भी कैरेक्टर्स हैं WECRL, फिर PEERD, इस तरह से साइफर टेक्स्ट हो गया। तो ये साइफर टेक्स्ट बन गया और ये मैसेज फिर आगे भेज दिया। जिसने रिसीव किया उसको की पता होनी चाहिए 3, तभी वो कर सकता है इस चीज को, तभी वो डिकोड, डिकोड क्या मतलब डिक्रिप्ट कर सकता है। फिर साइटेल, ये भी सिमिलर है। फिर एक कॉलमनर ट्रांसपोजिशन। इसमें क्या किया कि जो मैसेज लिखना था वो तो अलग रखा, पहले एक कीवर्ड लिया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कीवर्ड लिखा है, लिया है जीब्रास। ये जीब्रास कीवर्ड है। इस कीवर्ड की लेंथ कितनी है 6। ठीक है, तो उसने पहले क्या किया, जीब्रास वर्ड लिखा और उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैरेक्टर जो है उस हिसाब से नंबरिंग दे दी। तो ए आएगा 1, बी आएगा 2, ई आएगा 3, इस हिसाब से जीब्रास का आएगा 6। तो ये नंबरिंग का जो सीक्वेंस है जीब्रास के हिसाब से 632 415 बन जाएगा। तो ये क्या करेगा, 6 कॉलम बनाएगा, मैसेज लिखेगा वी आर डिस्कवर्ड फ्ली एट वंस। और अगर कुछ एक्स्ट्रा, मतलब अगर ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स डाल दिए, ठीक है उसने, और ये जो नंबरिंग है ऊपर लिख दी 632 415, एक एक कॉलम के ऊपर एक नंबर। और फिर क्या करेगा, जो ये नंबरिंग है इसके हिसाब से कॉलम्स अरेंज हो जाएंगे। कॉलम्स अरेंज क्या होंगे, मतलब सिंपली उसको फिर उसमें लिख देगा साइफर टेक्स्ट में। तो पहले कॉलम उठाएगा, इसको एक वर्ड बनाएगा, दूसरा कॉलम उठाएगा उसको दूसरा वर्ड बनाएगा, जो दूसरा आजम जो नंबरिंग है उस हिसाब से, तीसरे जो नंबर 3 है उसको तीसरा वर्ड बनाया, 4 को 4, 5, 6, इस तरह से चाहे वर्ड्स बना दिए। जब डिक्रिप्ट होगा ये तो क्या करेगा कि इस तरह से कॉलम्स में दोबारा से लिखेंगे उसको, कि जो कॉलम 1 है, मतलब वो पहले तो कीवर्ड देखेगा, फिर नंबरिंग इस तरह से लिखेगा जो भी डिस्को डिक्रिप्ट कर रहा है। फिर जहाँ 1 है उसके नीचे ये वाला पहला वाला वर्ड लिख देगा, 2 के नीचे दूसरा लिख देगा, 3 के नीचे तीसरा, फिर इस तरह से उसको डिक्रिप्ट किया जाएगा। तो ऑब्वियसली ये जो है, इसमें डिपेंड किस पे कर रहा है तुम्हारा साइफर टेक्स्ट, जो कैरेक्टर की पोजीशन है। इन तरह के साइफर्स को हम ट्रांसपोजिशन साइफर्स कहते हैं। और ये आज के डेट में, अगर मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये कहीं यूज नहीं होते, क्योंकि ये बहुत ही वीक साइफर्स हैं और इनको क्रैक करना, अब आज के डेट में हमारे पास पावरफुल कंप्यूटर्स और मशीन्स आ गए, तो इनको क्रैक करना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है।
तो ये होते हैं क्लासिकल साइफर्स, जो पुराने, बहुत पुराने ज़माने के साइफर्स हैं। तो अगर इसमें, अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो थोड़ा और इसके बारे में चाहो तो रिसर्च कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा हम इसके उसमें नहीं जाएंगे कि आज की डेट में, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कोई यूज़ नहीं है इसका। हमारे पास काफ़ी बेटर एल्गोरिदम्स हैं, काफ़ी बेटर साइफर्स हैं, तो हम इनको क्यों यूज़ करेंगे। हम उनको यूज़ करेंगे जो हमारे पास साइफर्स हैं। बट जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि ये किस तरह के थे, किस तरह से काम करते थे, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे कवर की। ओके, तो दोबारा से अगर उस पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे अपन साइफर्स देख रहे थे, ये तो हो गए क्लासिकल साइफर्स, ठीक है, ये इनमें यही होता है, सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन साइफर्स, दो तरह के। फिर मॉडर्न साइफर्स में, एक तो जो हमने क्लासिफिकेशन देखी, मेन क्लासिफिकेशन की, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, उसको इसने प्राइवेट की और पब्लिक की के नाम से लिखा हुआ है यहाँ पे। और एक दूसरी भी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इनपुट डेटा, बट ये बहुत ही मेजर क्लासिफिकेशन नहीं, मेजर वही है सिमेट्रिक वर्सेस एसिमेट्रिक। तो ब्लॉक साइफर वर्सेस स्ट्रीम साइफर। अच्छा एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है ऑफिस से, तो मैं बात करके फिर आई कंटिन्यू, जस्ट एक्सक्यूज मी।
ओके, तो अच्छा, ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर टाइप ऑफ इनपुट डेटा के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसकी भी मैं बात करता हूँ क्या होता है। बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन है ब्लॉक साइफर स्ट्रीम साइफर की। इसमें होता क्या है, जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स होते हैं हमारे, दो तरह के होते हैं, ब्लॉक साइफर एंड स्ट्रीम साइफर जैसे यहाँ लिखा हुआ है। और ये इस पे बेस्ड है कि ये लोग डेटा को, जो इनपुट आ रहा है डेटा को, उसको प्रोसेस कैसे करते हैं। ब्लॉक साइफर्स क्या करते हैं कि वो इनपुट में एक फिक्स साइज ब्लॉक्स लेते हैं डेटा के, जैसे 64 बिट का डेटा ब्लॉक लिया, पहले उसको एनक्रिप्ट किया, फिर दूसरा ब्लॉक लिया, उसको एनक्रिप्ट किया, फिर तीसरा लिया, चौथा लिया, इस तरह से करते हैं। और स्ट्रीम साइफर्स ऐसे नहीं करते, वो कंटिन्यूस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एनक्रिप्शन करते रहते हैं। तो उनकी इंटरनल वर्किंग के बेसिस पे ये डिफरेंशिएशन है ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर की। मेजर क्लासिफिकेशन वही है कि सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन है या एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन है। तो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के जो एल्गोरिथम्स हैं, थोड़ा उनको भी देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो वन ऑफ द फर्स्ट सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स जो है, दैट इज डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, या डीईएस इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड का। तो उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये एल्गोरिथम इज डिजाइन टू एनसाइफर एंड डिसाइफर। एनसाइफर डिसाइफर मतलब एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट blocks of data consisting of 64 bits under control of a 56 bit key। मतलब ये ब्लॉक साइफर है। ब्लॉक्स कितने बिट्स के लेता है, क्या साइज के लेता है, 64 बिट्स के ब्लॉक अंडर कंट्रोल ऑफ a 56 बिट की। जो की यूज करता है ये एल्गोरिथम, वो 56 बिट्स की होती है। 56 बिट्स की यूज करके एन्क्रिप्शन होता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट चीज लिखिए, डीएस इज द आर्केटाइपल ब्लॉक साइफर। An algorithm that takes block cipher का मतलब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, an algorithm that takes a fixed length string of plain text bits and transforms it into a ciphertext bit string of the same length। जितने लेंथ का इनपुट है, जैसे 64 बिट्स की अगर 64 बिट्स का अगर ब्लॉक साइज है इनपुट में, तो आउटपुट में भी उतना ही होगा। 64 बिट का ही ब्लॉक आउटपुट होगा। अब ऑफ कोर्स अपना डेटा तो जरूरी नहीं है कि 64 बिट का ही हो डेटा, वो बड़ा होता है डेटा तो यूजली, तो 64 बिट्स के मल्टीपल ब्लॉक्स आ जाते हैं यहाँ पे। ये चीज जब प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट करेंगे उसमें नहीं दिखती, ये बस जो उसका वर्किंग है, इंटरनल वर्किंग जो है इसकी एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम की, उसके लिए है कि ब्लॉक साइफर या स्ट्रीम साइफर है। जो तुम्हारा डेटा है उसमें तुम्हें कहीं नहीं दिखेगा कि ब्लॉक्स बने हुए अलग से या क्या। सर हाँ, सर अगर साइज 64 बिट से छोटी हो तो? अगर 64 बिट से छोटा हो, जैसे मान लो तुमने काफी डेटा कर दिया, लास्ट फुल डेटा बचा है, वो 64 बिट से छोटा है, तो उसमें फिर कुछ एक्स्ट्रा बिट्स लगा देता है एज पैडिंग, और उसको यूज करता है एन्क्रिप्शन में। क्योंकि साइज तो वो 64 बिट ही लेगा, अगर छोटा है तो उसमें एक्स्ट्रा बिट्स लगा देगा, पैडिंग लगा देगा थोड़ी सी। ओके सर। ओके, अब जो है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डीएस का, कि ड्यू टू द इनहेरेंट वीकनेस ऑफ डीएस विद टुडेस टेक्नोलॉजीज, सम ऑर्गेनाइजेशंस रिपीट द प्रोसेस 3 टाइम्स। तो डीएस जो है थोड़ा सा वीक एल्गोरिथम है। जब बना था ऑफकोर्स तब ठीक ठाक था, अब आज के डेट में उसको वीक माना जाता है। वीक क्यों माना जाता है, कि उसको क्रैक किया जा सकता है इसलिए वीक मानते हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने फिर क्या किया कि उन्होंने कहा ओके, हम ये जो इंक्रिप्शन प्रोसेस है अगर इसको 3 बार करते हैं, जैसे डेटा इंक्रिप्ट किया एक बार, वो जो साइफर टेक्स्ट निकला उसको दोबारा इंक्रिप्ट किया, फिर जो आया उसको दोबारा इंक्रिप्ट किया, 3 बार हो गया। और इसको फिर कहते हैं ट्रिपल डीईएस, या जैसे यहाँ पे लिखा है 3 DES, मतलब लिखते हैं इस तरह से 3 DES, कहते हैं ट्रिपल डीईएस। और ये एक तरीका है
डीएस को हल्का सा और सिक्योर बनाने का तरीका है, हालांकि ये भी आज की डेट में रिकमेंडेड नहीं है कि तुम इसको यूज करो, क्योंकि इससे एक बेटर एल्गोरिदम आता है एईएस नाम का। और अब हर जगह वो ही यूज होता है, एईएस जो है एल्गोरिदम आज की डेट में वही यूज होता है। ओके ठीक है, आगे इसमें हम कल डिस्कस करते हैं एईएस, फिर उसके बाद आगे एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन वगैरह की बात करेंगे। ओके सर, बाय। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो? नो सर।